गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को फिर से हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। कृपया हमारे वीडियो से जुड़े रहें और आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हेतु संपूर्ण तैयारी करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, मुझे विश्वास है आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, क्यूज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, विशेषकर बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को संग्रह कर लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, कृपया कर पूरा वीडियो देखेंगे। दोस्तों, आइए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है दोस्तों, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव या डी के एम मुंशी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? गैस करें। संविधान सभा जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। ठीक है, कौन थे? बी एन राव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ए 172, बी 179, सी 284 या डी 299। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? राइट आंसर है दोस्तों सी 284। ठीक है, 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जरूर सुना होगा दोस्तों, जिसे कि पूना समझौता भी कहते हैं। ठीक है, पूना समझौता। पूना समझौता यह दोस्तों कब हुआ था? 24 सितंबर, है ना? 24 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931, 1932, 1933 या 1934? कब हुआ था दोस्तों? 24 सितंबर 1932। 1932 को पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ था, जो कि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यरबदा जेल में। यरबदा दोस्तों पुणे में स्थित एक सेंट्रल जेल है, जहां पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, यरबदा जेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है। ए धर्मनिरपेक्ष, बी गुटनिरपेक्ष, सी समाजवादी या डी एकता और अखंडता।
गेस करें दोस्तों, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है दोस्तों? देखिए, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा ही गया है, समाजवादी भी जोड़ा गया है दोस्तों, और एकता और अखंडता भी जोड़ा गया है। जोड़ा कौन नहीं गया है दोस्तों? गुटनिरपेक्ष, इसे जोड़ा नहीं गया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुटनिरपेक्ष, इसे जोड़ा नहीं गया। प्रस्तावना में, जो कि 1976 में संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता आदि शब्द को जोड़ा गया, लेकिन गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा या डी आयरलैंड? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है 1976 से पहले इसका उल्लेख नहीं था दोस्तों, है ना। 1976 से पहले क्या था? उल्लेख इसका नहीं था, लेकिन 1976 में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के अनुरूप 42वां संशोधन, है ना, 42वां संशोधन के द्वारा भाग 4 को एवं अनुच्छेद 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, कब? 1976 के बाद जो है इसे 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 51A में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है दोस्तों। और वहीं मौलिक अधिकार की बात किया जाए दोस्तों, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है ना। तो दोस्तों पहले तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, लेकिन 2002 में 2002 में 86वां संशोधन दोस्तों, 86वां संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसलिए कुल मौलिक कर्तव्य ही हो गए वर्तमान में 11। ठीक है, अब 11वें जो मौलिक कर्तव्य हुए वो एक क्या था दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान ये जोड़ा गया दोस्तों 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा। एक और जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, इसलिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे एक बार अध्ययन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम
किस देश ने अपनाया संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम? किस देश ने अपनाया? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी या डी आयरलैंड? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? संघात्मक शासन व्यवस्था यानी संघीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। किसने अपनाया दोस्तों? कनाडा ने। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा ने। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है ना, नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व वर्णित है दोस्तों, ठीक है। और यह भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है दोस्तों। देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व सब संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों। इसे एक बार अध्ययन जरूर कर लेंगे दोस्तों, इससे कई बार प्रश्न विभिन्न तरह के आते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, यह जो है कहाँ से लिया गया दोस्तों? किस देश का यह स्रोत है? तो ये आयरलैंड। किसका है दोस्तों? आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 35? दोस्तों अनुच्छेद मौलिक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद कितना से है दोस्तों? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है ना। 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार वर्णित है दोस्तों। और यह सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ए 15 सदस्य, बी 20 सदस्य, सी 30 सदस्य या डी 45 सदस्य? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं दोस्तों? प्राक्कलन समिति गेस करें दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर? प्राक्कलन समिति जो है
और एक है लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति। ये सब संसद की वित्तीय समिति है दोस्तों, संसद की वित्तीय समिति है ना, संसद की वित्तीय समिति है दोस्तों, वित्तीय समिति। और दोस्तों इसमें 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने? 30 सदस्य, जिसमें दोस्तों सिर्फ लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। याद रखें दोस्तों, सिर्फ इसमें लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा से निर्वाचित नहीं होते हैं। चुनाव प्रत्येक वर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है दोस्तों। इस सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 1 वर्ष, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इनका काम क्या है दोस्तों? सरकारी खर्च में कैसे कमी लाए जाए, प्रशासनिक सुधार, संगठन कुशलता पर भी ध्यान रखती है दोस्तों। प्राक्कलन समिति की प्रतिवेदन पर बहस नहीं होती है, ठीक है। तो संसद की वित्तीय समिति में प्रमुख जो है प्राक्कलन समिति, जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्यों में ही चुना जाता है दोस्तों। इसमें निर्वाचित होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए 15 सदस्य, बी 22 सदस्य, सी 30 सदस्य या डी 35 सदस्य? गैस करें दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति जो है दोस्तों, ये प्राक्कलन जो समिति है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों, है ना। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। किंतु दोस्तों इस दोनों में बहुत अंतर भी है। इसमें कुल 22 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा, है ना, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा, ठीक है, ये अंतर है। और अंतर क्या है? देखिए, कार्यकाल दोनों का तो बराबर होता है 1 साल, है ना, 1 साल, दोनों का कार्यकाल 1 साल है। अध्यक्ष जो है विपक्ष के सदस्यों में से एक चुना जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य सह सदस्य होते हैं, ठीक है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की जांच की जाती है, ठीक है। अन्य खर्चों पर भी यह समिति नियंत्रण रखती है दोस्तों। इसलिए संसद की जो वित्तीय समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एंड एक है सरकारी उपक्रमों की समिति, जिसमें कि 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और समिति है दोस्तों, नियम समिति, जो लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा उपसभापति सहित 16 सदस्य इसमें होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। कृपया कर हमारे वीडियो से जुड़े रहें। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो को आप लोगों के बीच लाते रहें। और मुझे आशा है दोस्तों आप ज़रूर सफल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।